गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे साइकिल ऑफ ब्रीथिंग, यानी कि हम लास्ट क्लास में रेस्पिरेशन के बारे में चर्चा कर चुके हैं। अभी जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा अपना वो है साइकिल ऑफ ब्रीथिंग, यानी कि जो नॉर्मल ब्रीथिंग होती है उसकी साइकिल कैसे चलती है वो बात करेंगे अपन। जनरली देखें तो एवरेज जो रेस्पिरेटरी रेट होती है, एवरेज रेस्पिरेटरी रेट यानी कि 1 मिनट में हम कितना रेस्पिरेशन करते हैं, तो वो एवरेज जो आता है अपना वो यानी 12 to 20 होता है, यानी 12 से 20 ब्रीथ पर मिनट अपन नॉर्मली रेस्पिरेशन करते हैं, यानी नॉर्मली श्वास लेते हैं। अगर एग्रीगेट इसे अपन माने तो ये एग्जैक्ट जो होता है वो होता है 16 ब्रीथ। एक एडल्ट पर्सन में 16 ब्रीथ पर मिनट अपन मानते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़, जो ब्रीथिंग साइकिल जो होती है अपनी, ये ब्रीथिंग साइकिल आपकी बनती है 3 फेज से मिलकर। 3 फेज कौन कौन सी होती है? पहली आपकी इंस्पायरेशन, सेकेंड है आपकी एक्सपायरेशन और थर्ड है आपकी पॉज। इंस्पायरेशन यानी सांस का लेना, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं अपन, कुछ समय के लिए सांस रोकते हैं, बीच में एक टाइम ड्यूरेशन ऐसा आता है जहाँ पर क्या होता है कुछ सेकंड के लिए अपना रेस्पिरेशन रुकता है, देन अपन सांस को बाहर छोड़ते हैं, वो है आपका क्या, एक्सपायरेशन। यानी कि सांस लेना, रोकना और छोड़ना, ये जो पूरी प्रोसेस होती है यही कहलाती है आपकी क्या, साइकिल ऑफ ब्रीथिंग, ठीक है। अब अपने लास्ट इसके प्रीवियस क्लास में पढ़ा था कि जो लंग्स में क्या होती है, 2 लेयर पे अपने, जैसे मान लीजिए ये लंग्स है, ये इस प्रकार से अगर ये लंग्स माने तो इसकी जो आउटर लेयर और एक इनर लेयर जो बात करते हैं, ये होती है आपकी पेराइटल प्लूरा और ये होती है आपकी क्या, विसरल प्लूरा। ये अपन ने बात की थी, ठीक है। विसरल प्लूरा जो होती है आपकी एडहेरेंट टू दी लंग्स, यानी कि जो इनर और अंदर वाली जो विसरल प्लूरा होती है ये क्या होती है, लंग्स से चिपकी हुई रहती है, एडहेरेंट रहती है, यानी कि अटैच रहती है। जबकि आपकी पेराइटल प्लूरा जो होती है, ये पेराइटल प्लूरा यानी कि लंग्स, जैसे माना कि ये लंग्स है, तो इसकी जो पेराइटल प्लूरा रहेगी वो कहाँ, किससे अटैच रहेगी, टू द इनर वॉल ऑफ द थोरेक्स एट द डायफ्राम, यानी जो अपनी जो थोरेसिक कैविटी होती है, इस थोरेसिक कैविटी से ये अटैच रहती है, ठीक है। और साथ में क्या होता है, जैसे यहाँ पर डायफ्राम रहता है तो डायफ्राम से भी ये अटैच रहती है। यानी कि जो पेराइटल प्लूरा है आपकी वो थोरेसिक कैविटी और साथ में क्या होता है आपके डायफ्राम से अटैच रहती है। पूरी रिब्स केज जो होता है अपना, ये एक जाल रहता है पूरा रिब्स का, उससे ये अटैच रहती है, ठीक है। और बिटवीन दीज, इन दोनों के बीच में जो ये एरिया पाया जा रहा है, ये एरिया जो बीच वाला एरिया जो है इसे बोलते हैं क्या, प्लूरल स्पेस। और इस प्लूरल स्पेस के अंदर क्या होता है, सीरस फ्लूइड पाया जाता है या फिर प्लूरल फ्लूइड पाया जाता है, जो क्या काम करता है, इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन के दौरान इन लंग्स की दोनों जो लेयर होती है इनके बीच में फ्रिक्शन होने से बचाने का काम करता है, ठीक है। एक और चीज़ अगर देखें अपन, जो ब्रीथिंग होती है अपनी, वो ब्रीथिंग कंप्लीटली डिपेंड करती है किसके ऊपर, यानी जो ब्रीथिंग चल रही है, जो सांस ले रहे हैं, जो छोड़ रहे हैं, ये कंप्लीटली डिपेंड करता है किसके ऊपर, कि चेंज इन द प्रेशर एंड वॉल्यूम इन दी थोरेसिक कैविटी। आपकी जो थोरेसिक कैविटी है इसके अंदर जो प्रेशर है, इसके अंदर जो वॉल्यूम है, एयर का जो वॉल्यूम है उसके ऊपर डिपेंड करेगी कि प्रेशर ज़्यादा है, वॉल्यूम ज़्यादा है, प्रेशर कम है, वॉल्यूम कम है, इस पर डिपेंड करती है। हालांकि अगर फिजिकली अगर एक सिद्धांत की बात करें, अगर प्रिंसिपल की बात करें, तो ये रहता है कि अगर थोरेसिक कैविटी के अंदर वॉल्यूम इंक्रीज होता है, यानी एयर का वॉल्यूम इंक्रीज होता है, तो उस केस में क्या होता है, अंदर का प्रेशर डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। लेकिन अगर जैसे अंदर का वॉल्यूम कम होता है तो प्रेशर बढ़ता है। जैसे अपन ने बस श्वास पूरी बाहर छोड़ दिया, अंदर वॉल्यूम कम हो गया एयर का, तो अंदर क्या हो गया, प्रेशर बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, यानी खिंचावट, यानी कि अपने को वो कॉन्ट्रेक्शन होना स्टार्ट हो जाते हैं, और वो प्रेशर बढ़ने के कारण अपन क्या करते हैं, नेक्स्ट रेस्पिरेशन कर पाते हैं। तो यानी कि फिजिकल प्रिंसिपल जो है आपका, कि वॉल्यूम, अगर आपका वॉल्यूम क्या करेगा, अगर इंक्रीज होता है अंदर का तो आपका प्रेशर कम होता है, और अगर आपका वॉल्यूम क्या बोलते हैं कम होता है तो प्रेशर बढ़ता है। इस सिद्धांत पर अपने लंग्स के अंदर पूरी एक्टिविटीज होती है ब्रीथिंग साइकिल की, ठीक है। अब इसमें देखें, अपन ने पढ़ा था सबसे पहले कि जो ब्रीथिंग साइकिल है आपकी वो 3 प्रोसेस से कंप्लीट होती है, 3 फेज से कंप्लीट होती है। पहली आपकी इंस्पायरेशन। अब इंस्पायरेशन क्या होता है, देखिए इधर, इंस्पायरेशन का मीनिंग सीधा सीधा अगर सिंपल देखें, साइमल्टेनियसली, यानी कि स्वतः एक नेचुरल नॉर्मल प्रोसेस होती है जिसमें क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। जो अपनी इंटरकोस्टल मसल्स के बारे में बात की थी मैंने, इस प्रकार की इंटरकोस्टल मसल्स पाई जाती है, एक्सटर्नल और इंटरनल 2 बताई थी मैंने आपको। तो जो आपकी एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स जो होती है
उनमें कॉन्ट्रेक्शन होना और साथ में क्या होना, डायफ्राम जो होता है, जैसे ये एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स यानी दो रिब्स के बीच में पाई जाने वाली, ये मान लीजिए रिब्स है, इन रिब्स के बीच में पाई जाने वाली जो मसल्स है ये, इन मसल्स में क्या होगा, जैसे कॉन्ट्रेक्शन होगा, कॉन्ट्रेक्शन होते ही क्या हो जाएगा, जो अपना डायफ्राम है ये एक्सपेंड दी थोरेक्स, यानी क्या करेगा, डायफ्राम थोरेक्स को फैलाएगा। यानी कि इन मसल्स में कॉन्ट्रेक्शन हुआ, कॉन्ट्रेक्शन होते ही क्या हो जाएगा, जैसे यानी कब होता है, जब सांस ली अपन ने, लेते ही क्या होगा, इन जो इंटरकोस्टल मसल्स एक्सटर्नल वाली, इनमें कॉन्ट्रेक्शन होगा, खिंचाव पैदा होगा, और क्या होगा, डायफ्राम क्या करेगा, इस थोड़ी सी कैविटी को बाहर की तरफ फैलाना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, दूसरी चीज़ इसके बारे में आगे बात करें अपन, तो नेक्स्ट है कि अपनी जो लंग्स के साथ में क्या होती है, पेराइटल प्लूरा और विसरल प्लूरा अटैच रहती है, ये अपन ने बात की थी इसके बारे में। ठीक है, जो पेराइटल प्लूरा जो होती है आपकी, वो डायफ्राम के साथ अटैच रहती है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जिसे पेराइटल प्लूरा क्या करेगी, आपकी पुल्ड आउट, बाहर की, जैसे सांस लेते उस समय क्या होती है, इसमें एक्सटर्नल जो इंटरकोस्टल मसल्स में कॉन्ट्रेक्शन आता है, तो उस दौरान क्या होता है, ये क्या होती है, इससे जुड़ी हुई रहती है पूरी पेराइटल प्लूरा से, तो ये पेराइटल प्लूरा क्या होगी, ये भी कॉन्ट्रेक्शन के साथ ही पुल्ड आउट यानी बाहर की तरफ आती है। ठीक है, ये भी बाहर की तरफ फैलेगी, और ये क्या होगा, आपका डायफ्राम भी क्या होगा, डाउनवर्ड मूवमेंट की तरफ बढ़ेगा। सही है, और ये रिब्स जो केज होती है, जैसे ये आउटवर्ड यानी बाहर की तरफ फैलता है, तो उस समय क्या होता है, रिब्स केज भी आपका आउटवर्ड पुल्ड आउट होता है, यानी बाहर की तरफ बढ़ता है, और ये इसी तरीके से पेराइटल प्लूरा आपकी बाहर की तरफ जा रही है, वैसे विसरल प्लूरा में भी क्या होता है, एक कॉन्ट्रेक्शन डेवलप होता है। ठीक है, हमने पढ़ा दिया है कि इंस्पायरेशन के दौरान क्या होता है कि जो पेराइटल प्लूरा जो होती है, वो क्या होती है, आपकी थोड़ी सी कैविटी से डायफ्राम के जो टिश्यूज वगैरह रहते हैं उनसे अटैच रहती है। इस कारण से क्या होता है, जब इंस्पायरेशन के दौरान ये पेराइटल प्लूरा क्या होती है, आउटवर्ड क्या होती है, बाहर की तरफ ये फैलना स्टार्ट होती है। ठीक है, साथ में क्या होता है, दिस पुल्स विसरल प्लूरा आउटवर्ड टू, और ये पेराइटल प्लूरा जैसे बाहर की तरफ फैलती है, तो जो अंदर की विसरल प्लूरा है वो भी क्या होती है, साथ के साथ बाहर की तरफ फैलने की कोशिश करती है, और उस दौरान इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन होने के चांसेस रहते हैं, और उस फ्रिक्शन से बचाता है अपने क्या, जो प्लूरल फ्लूइड जो होता है, जो सीरस फ्लूइड जो होता है दोनों के बीच में, वो बचाने का काम करता है। क्योंकि देखा है अपन ने कि पेराइटल प्लूरा जो रहती है रिब्स केज और डायफ्राम से अटैच रहती है, जबकि आपकी जो विसरल प्लूरा जो रहती है वो लंग टिश्यूज से अटैच रहती है। ठीक है, ये जो पूरी प्रोसेस होती है इंस्पायरेशन की, एक्टिव प्रोसेस होती है। ठीक है, दूसरा था आपका एक्सपायरेशन। एक्सपायरेशन क्या होता है आपका, रिलैक्सेशन ऑफ द एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, यानी जब हम यानी कि एक्सटर्नल जो इंटरकोस्टल मसल्स है ये रिलैक्स होती है, ये रिलैक्स होती है तो क्या होता है, डायफ्राम डाउनवर्ड और रिब्स केज जो होती है वो इनवर्ड मूवमेंट होती है, डायफ्राम की डाउनवर्ड और इसकी जो क्या बोलते हैं रिब्स केज की इनवर्ड मूवमेंट होती है। ठीक है, जिसके ये सारी प्रोसेस होती है क्या, पैसिव प्रोसेस कहलाती है। ये पैसिव, इस दौरान क्या होता है, अपने लंग्स के अंदर प्रेशर जनरेट होता है, प्रेशर बढ़ने के कारण क्या होता है, एयर का आउटफ्लो बढ़ता है। क्योंकि जब हम सांस छोड़ते थे, कभी ट्राई करके देखें हम, तो जब एक्सपायरेशन करते हैं तो उस दौरान क्या होता है, अंदर प्रेशर इंक्रीज होना स्टार्ट होता है, और वो प्रेशर ही क्या करता है, एयर को आउटफ्लो मेंटेन करता है। और उसके बाद कुछ सेकंड के लिए यानी 3 सेकंड्स के लिए एक पॉज की एक कंडीशन आती है 3 सेकंड के लिए, जिसे अपन पॉज बोलते हैं, और वापस फिर इंस्पायरेशन की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। ये टोटल प्रोसेस चलती है अपनी इंस्पायरेशन, देन एक्सपायरेशन, देन पॉज, देन इंस्पायरेशन। ये ये 3 जो फेज है, तीनों फेज मिलकर ही बनाती है आपकी क्या, ब्रीथिंग साइकिल को। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ेंगे हम फिजियोलॉजिकल वेरिएबल अफेक्टिंग ब्रीथिंग। कौन कौन सी फिजियोलॉजिकल वेरिएबल है जो कि अपनी ब्रीथिंग को अफेक्ट करते हैं। पहला है आपका इलास्टिसिटी, सेकंड है आपका कॉम्प्लेक्स, और थर्ड है आपका एयरवे रेजिस्टेंस। ये तीनों क्या करते हैं, अपने ब्रीथिंग को अफेक्ट करने का काम करते हैं। जैसे सबसे पहले बात करें इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी क्या होता है कि प्रत्येक ब्रीथिंग के बाद, यानी जैसे जब ब्रीथिंग हम कर रहे हैं, सांस हम ले रहे हैं, उसके बाद क्या होना, एबिलिटी ऑफ द लंग्स टू रिटर्न टू इट्स नॉर्मल शेप आफ्टर ईच ब्रीथ, यानी प्रत्येक ब्रीथिंग के बाद क्या होना, लंग्स का अपनी वापस नॉर्मल शेप में आना ही क्या कहलाता है, इलास्टिसिटी कहलाता है। ठीक है, अब क्या होता है, कई बार ये जो इलास्टिसिटी वाली जो प्रॉब्लम रहती है, ये
इसमें प्रॉब्लम आने की कंडीशन में क्या होता है कि जो इंस्पायरेशन जो एफर्ट होता है वो इंक्रीज हो जाता है, आपको एक्सपायरेशन फोर्सफुली एक्सपायरेशन करना पड़ता है, इंस्पायरेशन में भी आपको फोर्स लगाना पड़ेगा, ये प्रॉब्लम अपने को देखने को मिलती है, ठीक है। लेकिन अगर जनरली देखा जाए तो क्या होता है, ईच ब्रीथ के बाद क्या होता है, लंग्स अपनी नॉर्मल शेप में आ जाते हैं। सेकेंड आता है आपका कॉम्प्लियंस। कॉम्प्लियंस क्या होता है, स्ट्रेचेबिलिटी ऑफ द लंग्स, यानी एक तो क्या था इलास्टिसिटी, यानी नॉर्मल लंग्स का अपनी नॉर्मल शेप में आना, ठीक है। एक कॉम्प्लियंस क्या होता है, स्ट्रेचेबिलिटी ऑफ द लंग्स, यानी कि इन्फ्लेट दी एलियोलाई, जो अपनी एलियोलाई होती है उनमें हवा भरने के बाद क्या होना, उनका फूलना, वो कहलाता है क्या, कॉम्प्लियंस। यानी देखा जाए तो इलास्टिसिटी और कॉम्प्लियंस एक दूसरे के अगेंस्ट में कार्य करते हैं। इलास्टिसिटी यानी कि लंग्स का वापस क्या होना, डिफ्लेट होकर नॉर्मल शेप में आना। कॉम्प्लियंस क्या होता है, स्ट्रेचेबिलिटी होना, एलियोलाई का फैलना या इन्फ्लेट होना यानी फूलना, ठीक है। यहाँ पर सर्फेक्टेंट भी काम करता है। नॉर्मल सर्फेक्टेंट की केस में क्या होता है, एलियोलाई नॉर्मल फंक्शन करती रहती है, लेकिन प्री मैच्योर जो लंग्स वगैरह जो रहते हैं उनके उस केस में क्या होता है, सर्फेक्टेंट की कमी के कारण एलियोलाई नहीं फूल पाती है, इन्फ्लेट नहीं हो पाती है, तो फिर बाहर से सर्फेक्टेंट दिया जाता है उन बच्चों को, ठीक है। एक आता है आपका एयरवे रेसिस्टेंस। एयरवे रेसिस्टेंस क्या होता है कि ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन के केस में, जब ब्रोंकाई कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती है उस केस में क्या होता है, मोर रेस्पिरेटरी एफर्ट इज रिक्वायर्ड टू इन्फ्लेट द लंग्स, यानी कि आपके लंग्स को फुलाने के लिए क्या करना पड़ता है, अपने को ताकत लगानी पड़ती है, ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ता है, उसे बोलते हैं बनने क्या, एयरवे रेसिस्टेंस, यानी ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन के केस में। तो ये तीनों चीज़ें जो होती है क्या करती है, अपनी ब्रीथिंग को अफेक्ट करने का काम करती है, ठीक है।